आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 11 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो कि डील करता है ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन से। यानी कि नाम से जाहिर है कि इस चैप्टर के अंदर हमें दो चीज़ें कवर करनी है, नंबर वन ऑफेंसेस एंड सेकेंडली प्रोसिक्यूशन। अब जो कि चीज़ कवर करनी है तो पहले हमें आइडिया क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली ये चीज़ है क्या, मतलब ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ की सेंस क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है ऑफेंसेस। है ऑफेंसेस हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, और चूंकि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हम लोग कवर कर रहे हैं तो लिहाजा हर वो चीज़ जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आपको मना की गई होगी, लॉ में प्रोहिबिटेड होगी, यानी इस कानून के तहत मना की गई होगी, वो चीज़ ऑफेंस कहलाएगी। और प्रोसिक्यूशन होता है लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई, मतलब हर वो चीज़ जो आपको मना की गई थी लेकिन फिर भी अगर आप वो करते हो, यानी कोई ऑफेंस कमिट करते हो, तो उसके बाद आपके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्या कानूनी एक्शन लिया जाएगा, क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा। और लीगल एक्शन जो है वो बेसिकली यही कोर्ट कचहरी का मामला, यानी आपको ट्रायल से गुजरना पड़ता है। तो पहला पोर्शन जो है वो इस चैप्टर में, यानी हम ऑफेंस कवर करेंगे, और सेकंड में फिर उस ऑफेंस को कमिट करने के बाद आपके क्या कानूनी एक्शन वगैरह लिया जाएगा, प्रोसिक्यूशन का पार्ट है। ये दो पार्ट जो है वो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। रेलेवेंट प्रोविजन जो है इससे डील करती इस पार्ट से, वो है सेक्शन 191 टू 204 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब चूंकि दो हिस्से हैं इस चैप्टर के पार्ट 11 के, तो इसका मतलब ये हुआ, यानी दो जो हिस्से हैं, दो चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो सेक्शन है उसमें भी डिवीजन होगी। तो बिल्कुल इसी तरह है कि इसके जो कुछ सेक्शन है ना, स्टार्ट के जो सेक्शन है, सेक्शन 191 टू 200, वो ऑफेंसेस से डील करते हैं। यानी इन सेक्शन के अंदर हमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ जो है वो इस कानून के तहत ऑफेंस है। और जो फर्दर आगे सेक्शन है, जो ऑनवर्ड सेक्शन है, सेक्शन 201 टू 204, उन सेक्शन के अंदर हमें प्रोसिक्यूशन का प्रोसीजर बताया गया है कि जो भी चीज़ सेक्शन 151 से 200 के तहत थी, अगर आपने कमिट कर दी तो उसके बाद आपके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई ली जाएगी। उसका जो प्रोसीजर है, प्रोसिक्यूशन का तरीकाकार, वो सेक्शन 201 टू 204 के अंदर कवर किया गया है। अब चूंकि ये सेक्शन टोटल 27 है, इनको एक वीडियो के अंदर कवर करना इम्पॉसिबल है, तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पहला पोर्शन, ऑफेंसेस का पोर्शन कवर करेंगे, यानी सेक्शन 191 टू 200 कवर करेंगे। उसके बाद जो कोई नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें जो हम इसका रिमेनिंग पार्ट है, इस पार्ट 11 का, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इससे। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करने यानी आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ऑफेंसेस ही कवर करने हैं। तो ऑफेंसेस को कवर करने के लिए भी हमने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि इस तरह है कि इसके अगर हम पहले हम लोग एक चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जिस चार्ट में मैंने ये शो कर दिया है कि कौन सी चीज़ जो है वो इस ऑर्डिनेंस के तहत ऑफेंस है, यानी अंडर सेक्शन 191 टू 200 ऑफेंस है। पहले हम इस चार्ट से इसकी सेंस को कॉन्सेप्ट लेंगे। आफ्टर दैट लास्ट में हम लोग वीडियो के अंदर इसकी बेयर एक्ट से लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्योंकि अगर हम स्टार्ट ही बेयर एक्ट से कर देते तो वो बड़ा रफली एक्सप्लेन किया हुआ था, समझ नहीं आना। वहाँ पर जस्ट नोटिस का जिक्र किया हुआ है कि फ़लाँ नोटिस का अगर आप जवाब नहीं दोगे तो वो ऑफेंस है, और लेकिन उस आगे उस नोटिस में क्या की गई है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की हुई। और जाहिर सी बात है, उन्होंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि वो पहले वो सेक्शन में उस चीज़ को वो कवर कर चुके हैं, तो इसलिए उन्होंने बार बार उस चीज़ को रिपीट टेलीकास्ट करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बाकायदा हर उस नोटिस के बारे में, जिस नोटिस को का जवाब ना देना वहाँ पर ऑफेंस कंसीडर किया गया है, उन नोटिस को और चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे ताकि पढ़ते हुए समझ आए। तो इसलिए पहले इसका एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, एंड आफ्टर दैट लास्ट में एक वीडियो के इसकी पेयर एक्ट से हम लोग इसको रीड करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो ऑफेंस है, ये ऑफेंस बेसिकली यहाँ पर कौन कमिट करेगा, टैक्स पेयर ही कमिट करेगा, क्योंकि ये एक टैक्स का कानून है। अब टैक्स पेयर जो है टोटल 3 तरह के होते हैं। इंडिविजुअल होता है तो नंबर 1, सेकेंडली एओपी होती है, और थर्ड जो है वो कंपनी होती है। तो इन सेक्शन के अंदर भी हम लोग यही देखेंगे कि सेक्शन 191 टू 199 तक जो ऑफेंस कमिट हो रहा है ना, वो एक इंडिविजुअल की तरफ से है कि अगर एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर ऑफेंस कमिट करता है, वो उससे रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 191 टू 199। और जो सेक्शन 200 है वो बेसिकली डील करता है जैसे इससे कि जब कोई एओपी या फिर कोई कंपनी जो है वो कोई ऑफेंस कमिट करती है।
तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हम इसके सेक्शन स्टार्ट करते हैं, हम ऑफेंसेस को कवर करते हैं, और उसके लिए जो कि हमने एक चार्ट बनाया है उससे हम आपको समझाएंगे। ये जो चार्ट है रेलेवेंट सेक्शन जो 191 टू 200, इसके अंदर इधर जब ये एक्सप्लेन यानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें पूरे इन सेक्शन के अंदर तकरीबन 28 टाइप ऑफ ऑफेंसेस जो है वो कवर हुए हुए हैं। यानी 28 तरह के ऑफेंसेस जो है वो इस टोटल जो रेलेवेंट प्रोविजन ऑफेंस से डील करती है उस पर कवर हुए हुए हैं। 5 रोज जो है वो इस चार्ट की बनी है। सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर यानी कितनी तरह के ऑफेंस है जो कि पता चल गया कि 28 है। सेकेंडली सेक्शन में कि किस सेक्शन के अंदर ये चीज़ ऑफेंस है। फिर थर्ड पोर्शन पे ऑफेंस बताया गया है कि कौन सी चीज़ करना कमिट करना ऑफेंस है। और लास्ट में फिर 4 सॉरी इसकी पनिशमेंट, और लास्ट पे जो है वो पैरालाइज की ये जो आप फला चीज़ को कमिट करते हो ऑफेंस तो है, लेकिन वो कब आपके ऊपर ऑफेंस की पेनल्टी लगेगी, मतलब वो कब आप लोग लाइबल टू पनिशमेंट हो गए, वजह बेसिकली बताई गई है। जो सबसे पहला ऑफेंस है इस ऑर्डिनेंस के तहत वो ऑफेंस है कि 114(3) के नोटिस का जवाब ना देना। यानी अगर कोई पर्सन सेक्शन 114 सब सेक्शन 3 के तहत जो आपको नोटिस आता है, अगर आप उस नोटिस का जवाब ना दो तो वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 191 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑफेंस कंसीडर की जाएगी। अब सेक्शन 114 सब सेक्शन 3 का नोटिस बेसिकली क्या है? ये नोटिस एक नोटिस होता है जो कि कमिश्नर की तरफ से आता है, जिसमें आपको तकरीबन आपका टैक्स ईयर के गुजरने से पहले ही आपको रिटर्न सबमिट करवाने के लिए कहा जाता है। यानी एक फिस्कल या एक टैक्स ईयर के कंप्लीट होने से पहले रिटर्न सबमिट करवाने के लिए जो नोटिस आता है कमिश्नर की तरफ से, उस नोटिस को 114(3) का नोटिस कहते हैं। ये नोटिस बेसिकली ऐसे पर्सन को आता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को आ जाता है कि आप उस डिजीज पर्सन की रिटर्न जमा करवाएं, या जो पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, लिक्विडेट हो जाए, अगर कोई कंपनी यानी ख़त्म होने वाली हो, या अगर कोई पाकिस्तान छोड़ने का इरादा रखता हो, या जिससे भी बेहतर समझती है कमिश्नर के इसको रिटर्न अपनी 12 टैक्स ईयर ख़त्म होने से पहले जमा करवानी चाहिए, उन पर्सन को ये नोटिस आता है। बात यहाँ पर ये है कि अगर आप इस नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो वो सेक्शन 191 के तहत बेसिकली ऑफेंस कंसीडर किया जाता है, जिसकी पेनल्टी है कि आपको जुर्माना हो सकता है और मैक्सिमम 1 साल की कैद हो सकती है, या दोनों हो सकती हैं। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। सज़ा आपको तब होती है कि अगर आप बगैर किसी वैलिड एक्सक्यूज़ के इस नोटिस का जवाब नहीं देते। आप सिंपल कह सकते हो कि अगर आपको 114(3) का नोटिस आया, बगैर किसी वैलिड एक्सक्यूज़ के आप अगर इसका रिप्लाई नहीं देते, तो सेक्शन 191 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत समझा जाएगा कि आपने ऑफेंस कमिट किया, और इस ऑफेंस की मद में आपको 1 साल की मैक्सिमम कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। तो इसी के साथ जो है वो पहला ऑफेंस हमारा क्लियर हो गया। और बगैर किसी रीज़नेबल एक्सक्यूज़ से मुराद ये है कि ये जो है ना बेसिकली यहाँ पर अब जो अपनी रिटर्न हम सबमिट करवाते हैं उसके लिए पहले हमारा एनटीएन बना होना चाहिए। एनटीएन जब आपका बनता है तो आपकी ईमेल भी रजिस्टर्ड होती है, फ़ोन भी रजिस्टर्ड होता है। तो वहाँ पर एक तो आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर जिस पर आपने अपनी सारा प्रोसेस किया होता है, एक तो उधर नोटिस आ जाता है इनबॉक्स में। आपके फ़ोन पर भी आपको बता दिया जाता है कि आपने जवाब देना है, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे भी आ जाता है। घर पे बहुत कम ही आता है, शायद होना था, लेकिन घर पे भी जो आपने एड्रेस दिया होता है उधर भी आ सकता है। तो अब अगर आप को हर जगह से जब नोटिस मिल रहा है और आप फिर भी बगैर किसी वैलिड एक्सक्यूज़ के जवाब नहीं दोगे, तो वो फिर ऑफेंस ही कंसीडर की जाएगी। यहाँ पर वैलिड एक्सक्यूज़ यही हो सकता है कि आप कह दो कि मैं मुल्क से बाहर था, और ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम आप फिर पाकिस्तान का नंबर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो कोई भी आप इस तरह का एक्सक्यूज़ अगर आपके पास वैलिड रीज़न होगा तो तब तो आप पेनल्टी से बच जाओगे। लेकिन अगर आप बगैर किसी वैलिड एक्सक्यूज़ के उस नोटिस का जवाब नहीं दोगे, तो वो फिर ऑफेंस कंसीडर की जाएगी। तो इसी के साथ जो हमारा पहला ऑफेंस कवर हो गया। सेकंड ऑफेंस जो है वो इन सेक्शन के अंदर जो कवर किया गया है वो ये है कि अगर आप 114 सबसेक्शन 4 के नोटिस का जवाब नहीं देते। अब ये नोटिस क्या होता है? ये नोटिस बेसिकली ये होता है कि जिसमें कमिश्नर जो है वो किसी पर्सन को उसकी प्रीवियस टैक्स ईयर की रिटर्न सबमिट करने के लिए कह देता है। मतलब कोई गुज़िश्ता टैक्स ईयर गुज़रा होता है और उसको लगता है कि इस बंदे को अपनी रिटर्न जमा करवानी चाहिए थी, तो उसका वो नोटिस आपको सबमिट कर देता है। और अगर अब आप उसका रिप्लाई नहीं करते, तो अब इस सिचुएशन के अंदर
भी ये समझा जाएगा अकॉर्डिंग टू, यानी अगर आप उसका भी बगैर किसी वैलिड एक्सक्यूज़ के रिप्लाई नहीं करते, तो वो भी समझा जाएगी सेक्शन 191 के तहत कि आपने ऑफेंस कमिट किया। और सेम यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो आपको एक फ़ाइन या 1 साल की कैद हो सकती है, दोनों हो सकती हैं, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। तो ये दूसरा ऑफेंस भी कवर हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे ऑफेंस की तरफ। तीसरा ऑफेंस ये है ऑर्डिनेंस के तहत कि अगर आपको सेक्शन 116 सबसेक्शन 1 का नोटिस आता है और अब अगर आप बगैर किसी वैलिड ग्राउंड के उसका रिप्लाई नहीं देते, तो वो चीज़ भी ऑफेंस कंसीडर की जाती है अंडर सेक्शन 191 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब सेक्शन 116 ए का नोटिस क्या होता है, किसको आता है? ये बेसिकली आता तो टैक्स पेयर को ही है। इसके अंदर ये कहा जाता है कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं, कितने आपके टैक्स ईयर के अंदर आपके पास एसेट्स थे, कितना आपका खर्चा हुआ, कितनी आपकी लायबिलिटीज़ थी, कोई सरमाया आपने बेच के कोई पैसे आपके पास आए हैं। यानी आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की बारे में बताना होता है टैक्स पेयर अथॉरिटी को, टैक्स पेयर ने। और अगर आप इसका जवाब नहीं दोगे, तो बगैर किसी वैलिड एक्सक्यूज़ के, तो सेक्शन 191 के तहत ये ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। और सेम आप देख सकते हो कि वही सज़ा इधर हो सकती है, या तो जुर्माना हो सकता है, 1 साल की कैद हो सकती है, दोनों हो सकती हैं, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। 3 ऑफेंस हो गए। अब जो 4 नंबर का ऑफेंस है, वो ये है कि अगर आपको 140 147 के तहत नोटिस आता है और आप जो है उसका उस नोटिस को कंप्लाई नहीं करते, उसका जवाब नहीं देते, तो सेम वही है कि वो भी फिर समझा जाएगा 191 के तहत कि आपने ऑफेंस कमिट किया बगैर किसी रीज़न एक्सक्यूज़ के। अगर इसका 147 के नोटिस का जवाब नहीं देते, 191 के तहत समझा जाएगा आपने ऑफेंस कमिट किया। और सेम वही पनिशमेंट है। इधर आप देख रहे हैं कि स्लैश चल रही है, तो यहाँ पर सेम ही पनिशमेंट चल रही है। जहाँ पर स्लैश है उसका मतलब ये है कि ऊपर वाली चीज़ ही इधर भी आएगी। अब 147 का नोटिस क्या होता है बेसिकली, किससे आता है ये नोटिस? ये भी बेसिकली टैक्स पेयर को ही आता है और ये एडवांस टैक्स से डील करता है। एडवांस टैक्स बेसिकली एक इस तरह का टैक्स होता है जो कि आपने एक टैक्स पेयर ने टैक्स ईयर के अंदर क्वार्टरली पेमेंट करनी होती है। उसकी जो भी उसके ऊपर एक साल का टैक्स बनता है ना, बेसिकली उसको उसने 4 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। और एक क्वार्टर जो है वो 1 साल का तकरीबन 3 माह में बाद बनता है। तो उसने जो उसके 3 माह है ना, मिसाल के तौर पर कि टैक्स ईयर जुलाई से स्टार्ट हुआ ना, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर के बाद 3 महीने जब उसके पूरे हो गए, तो उसने इन 3 महीनों के बारे में का जो है वो एडवांस टैक्स पे करना होता है। 15 सितंबर ही के ही अंदर को ही पे करना होता है। इसी तरह जो फिर फर्दर आगे 3 महीने गुज़र जाते हैं, उसके भी उन 3 महीनों का उसने जैसे कि अब सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है ना, तो उसने 15 दिसंबर को पे करना होगा। इसी तरह जो है दिसंबर के बाद जो 3 महीने गुज़रेंगे, तो उसने फिर उन 3 महीनों के हवाले से जो एडवांस टैक्स पे करना होगा वो 15 मार्च को। और इसी तरह जो फिर जून तक बने, तो 15 जून तक पे करना होता है। कहने का मकसद ये है कि इसमें क्वार्टरली पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स उसने करनी होती है। बनता उस पर जो सालाना टैक्स है ना, साल का जो उस पर जो टोटल टैक्स बनता है, यानी अगर उस पे साल का 80,000 पे टैक्स बन रहा है, तो इसने अब 4 हिस्सों में इसको डिवीज़न करनी है। 80,000 के 4 हिस्से 20-20 हज़ार पे बनेंगे। और ये जो डेट्स मैंने बताई कि जैसे पहले 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर, फिर 15 मार्च और 15 जून, उस 3-3 महीनों का उसने एडवांस टैक्स जो है, यानी ये 20-20 हज़ार पे इसने पे करना होता है। यहाँ पर बेसिकली ये है कि अगर आप 147 का आपको नोटिस आया जिसमें आपको एडवांस टैक्स पे करने के लिए कहा गया, और अगर आप उसको पे नहीं करते, ये नोटिस आता टैक्स पेयर को ही है और वो पे नहीं करता, तो वो समझा जाएगा कि आपने सेक्शन 191 के तहत ऑफेंस कमिट किया है। और सज़ा जो है वो आपको यहाँ पर 1 साल की कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। तो इसी के साथ आपके 4 ऑफेंस कवर हो गए। अब नंबर 5 पे जो ऑफेंस है वो ये है कि अगर आपको सेक्शन 161 के सबसेक्शन 1 का नोटिस आता है और आप उसका रिप्लाई नहीं देते। नेक्स्ट जो नंबर 5 पे ऑफेंस है वो ये है कि अगर आपको सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 के तहत नोटिस आता है और अगर आप उसका रिप्लाई नहीं देते, तो उस नोटिस का रिप्लाई देना भी अंडर सेक्शन 191 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पर आपको पेनल्टी जो है वो 1 साल की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। अब
आ जाते हैं ये कि इस नोटिस का जवाब ना देने पर इतनी सज़ा तो हो गई। लेकिन ये नोटिस बेसिकली आता किसको है और किस पर्पज़ के हवाले से आता है? ये नोटिस आता है एक विथहोल्डिंग टैक्स एजेंट को, इसलिए आता है क्योंकि इस नोटिस के तहत उससे डिमांड की जाती है कि आया आपने जितने तो ये नोटिस बेसिकली विथहोल्डिंग टैक्स एजेंट को आता है, जिसमें उससे डिमांड की जाती है कि साल में एक टैक्स ईयर के अंदर उसने जितने भी टैक्स पेयर का विथहोल्डिंग टैक्स डिटेक्ट किया है, कलेक्ट किया है, वो उसकी डिटेल जो है वो बेसिकली इनकम टैक्स अथॉरिटी को प्रोवाइड करे। उस डिटेल में एक तो जितना उसने टैक्स कलेक्ट डिटेक्ट किया होता है वो उसने प्रोवाइड करना होता है इस नोटिस के जवाब में। प्लस उसने उनके जिन टैक्स पेयर के नेम, CNIC और उनके जो NTA नंबर है वो प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये बेसिकली सेक्शन 165 सब सेक्शन 1 का नोटिस है, और यहाँ हम लोगों ने देखा कि अगर उसका वो जवाब नहीं दिया जाएगा तो वो सेक्शन 191 के तहत ऑफेंस है। पेनल्टी भी यहाँ पर मेंशन है, और जो है वो आप देख सकते हैं कि कितनी पेनल्टी इस पर लगेगी। अब नंबर 6 के ऑफेंस की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि ये विद होल्डिंग टैक्स और जो एडवांस टैक्स है, इसका जो है वो डिफरेंस एक दफ़ा हम लोग क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्स में भी एडवांस टैक्स डिडक्शन हो रही होती है, और जो एडवांस टैक्स है उसके अंदर भी आप लोगों को एडवांस टैक्स की पेमेंट, उसके नाम से ज़ाहिर है कि पेमेंट करनी पड़ रही होती है। तो आया इन दोनों में फ़र्क क्या है बेसिकली? तो बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस ये है कि सेक्शन 147 के अंदर जो एडवांस टैक्स है वो पे करना होता है टैक्स पेयर ने खुद, और उसने अपना कितना टैक्स उसका डिडक्ट होना है उसने अंदाज़ा भी खुद लगाना है, और इसमें क्वार्टरली पेमेंट हो रही होती है, यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड करके उसने अपने 1 साल का टैक्स देना है। जबकि विथहोल्डिंग टैक्स के अंदर एक विथहोल्डिंग टैक्स एजेंट टैक्स की डिटेक्शन कर रहा होता है, और इसमें कोई डिवीजन नहीं होती, असेसमेंट भी विथहोल्डिंग टैक्स एजेंट नहीं करनी होती है, और उसी ने ही सबमिट करवाना होता है। तो ये आप आई होप इसमें समझ आ गई होगी कि इन दोनों के अंदर बेसिकली फ़र्क क्या है। विथहोल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स दोनों आपस में दो डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं, आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये अभी तक हमारे 5 तरह के ऑफेंसेस जो हैं, जो कि टोटल 28 ऑफेंसेस इस पोर्शन के अंदर कवर हुए हैं, उसमें से 5 हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, 23 रह गए हैं पीछे। तो 6 नंबर का जो ऑफेंस है इस ऑर्डिनेंस के तहत, वो ये है कि अगर आप सेक्शन 140 के तहत आपको नोटिस आता है और आप उस नोटिस का जवाब नहीं देते। अब सेक्शन 140 का नोटिस क्या क्या है, किसको आता है? सेक्शन 140 का नोटिस बेसिकली आता है टैक्स की रिकवरी करने के हवाले से, अ, उस पर्सन को आता है जिसके पास टैक्स पेयर के बिहाफ पे कुछ पैसे वगैरह होते हैं। ये नोटिस बेसिकली अवेटेड टैक्स या जो ड्यू टैक्स है उसकी रिकवरी के लिए आता है टैक्स उस पर्सन को जिसके पास टैक्स पेयर के बिहाफ पे पैसे होते हैं। मसलन इस नोटिस में ये कहा जाता है कि आप ये समझ लें कि टैक्स पेयर के ऊपर कुछ लायबिलिटी थी, कुछ टैक्स ड्यू था, लेकिन वो अपना टैक्स पे नहीं कर रहा। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अपना टैक्स उससे रिकवर करना है जो उस पर टैक्स ड्यू है, तो वो देखती है कि इसके बिहाफ पे किस पर्सन के पास पैसे हैं। मिसाल के तौर पर इसके बैंक में कुछ पैसे हैं, या किसी ने इससे उधार लिए हुए हैं, उसने उसे उधार रिटर्न करना है, या अगर ये सैलरी पर्सन है तो इसके एम्प्लॉयर ने इसकी तनख्वाह देनी है। तो वो उनको नोटिस, एम्प्लॉयर को, बैंक को या इसके प्रिंसिपल डिटेक्टर को 140 का नोटिस दे देते हैं कि अब आप टैक्स पेयर को नहीं, अब हमें पैसे दो। अब अगर ये लोग जो हैं वो पैसे पे नहीं करते, इस नोटिस का जवाब नहीं देते, तो अब इस बिहाफ पे ये समझा जाएगा कि इन्होंने सेक्शन 191 का ऑफेंस कमिट किया, और इसके तहत फिर इनको यानी बगैर किसी वैलिड एक्सक्यूज़ के अगर वो इसका जवाब नहीं देते तो समझा जाएगा कि उन्होंने 191 के तहत ऑफेंस कमिट किया, और फाइन हो सकता है और 1 साल की उन्हें कैद हो सकती है, दोनों हो सकती है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे। और आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब 6 तरह के ऑफेंस हो गए। अब नंबर 7 ऑफेंस पर चलते हैं। तो 7 नंबर का जो ऑफेंस है वो ये है कि अगर आप को 176 का नोटिस आता है और आप उस नोटिस का जवाब नहीं देते। 176 का नोटिस बेसिकली इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से आ जाता है, टैक्स पेयर को भी आ सकता है या किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को भी आ सकता है जो कि टैक्स पेयर नहीं होता। ये नोटिस आता है बेसिकली एविडेंस और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के हवाले से। साल के तौर पर अगर किसी टैक्स पेयर के खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, किसी पर्सन को नोटिस आता है कि आप ये बताएं कि क्या इस पर्सन ने वाक़ई टैक्स एवेज़न की है, इसने टैक्स ड्यू नहीं किया, मतलब किसी पर्सन के पास उस मतलब कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। वो पर्सन कोर्ट में नहीं आता, यानी ये जो इनकी एफबीआर की इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी में असिस्ट नहीं कर रहा, मदद नहीं कर रहा,
यानी कि उस नोटिस का जवाब नहीं दे रहा, बगैर किसी वैलिड एक्सक्यूज़ के वो ऐसा कर रहा है, तो सेक्शन 191 के तहत ये समझा जाएगा कि उसने ऑफेंस कमिट किया, और सेम वही कि 1 साल की कैद इसे हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकती हैं सज़ा की सूरत में। तो 7 तरह के ऑफेंस क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं नंबर 8 ऑफेंस पे। जो नंबर 8 नंबर का जो ऑफेंस है वो ये है कि अगर किसी पर्सन को सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 का नोटिस आता है और वो उसका रिप्लाई नहीं देता, बगैर किसी वैलिड एक्सक्यूज़ के, तो वो भी सेक्शन 191 के तहत एक ऑफेंस कंसीडर किया जाता है। सेम वहाँ पर भी इसकी वही सज़ा है कि इसको 1 साल की कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकती हैं। अब सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 का नोटिस क्या है? ये बेसिकली अगेन ये नोटिस भी जो है वो ड्यू टैक्स की रिकवरी के लिए ही जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से, और ये नोटिस जाता है लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर क्या है ये सेक्शन 141 के अंदर बताया गया है, और जो हमारी एक वीडियो है उसके ये रिकवरी ऑफ टैक्स के अंदर, उसके अंदर भी ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कि लिक्विडेटर बेसिकली क्या होता है। तो बेसिकली ये नोटिस जाता है लिक्विडेटर को, और इसके अंदर उससे ये कहा जाता है, इसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है लिक्विडेटर पर कि अब चूँकि उसने उसके एसेट फ़रोख्त करके टैक्स पेयर के जो उसका ड्यू टैक्स है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्लियर करना होता है, तो इस नोटिस के तहत उसे बाउंड किया जाता है कि वो बगैर इनकम टैक्स अथॉरिटी की परमिशन के कोई भी असासा जो है वो टैक्स पेयर का वो फ़रोख्त नहीं करेगा। तो अगर कोई पर्सन इस नोटिस की खिलाफ वर्जी करता है, तो अगेन ये ऑफेंस है, और क्या इसकी सज़ा है मैंने बता दी। अब जो है नंबर 9 ऑफेंस पर चलते हैं, तो नंबर 9 का जो ऑफेंस है वो ये है कि अगर कोई पर्सन 141 सबसेक्शन 4 के नोटिस का रिप्लाई नहीं करता या उसको कंप्लाई नहीं करता, तो वो भी ऑफेंस है। अब सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 का नोटिस अगेन ड्यू टैक्स की रिकवरी के लिए ही है, इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से लिक्विडेटर को जाता है। इस नोटिस के अंदर उस पर ऑब्लिगेशन होती है लिक्विडेटर पर कि जो उसने सासाजात उसके फ़रोख्त किए होते हैं टैक्स पेयर के, उसमें से जितना ड्यू टैक्स का उसे कहा गया होता है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 के नोटिस के तहत इनकम टैक्स अथॉरिटी से कहा होता है कि इतना इस पर ड्यू टैक्स है, तो वो टैक्स इसने क्लियर करना होता है लिक्विडेटर ने। अगर तो वो क्लियर नहीं करेगा, तो इसका मतलब उसने इस नोटिस की खिलाफवर्जी की, और जब उसने इस नोटिस की खिलाफवर्जी की, तो 191 के तहत समझा जाएगा कि उसने ऑफेंस कमिट किया, और इससे उसको सज़ा 1 साल कैद और जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। तो अब टोटल 9 ऑफेंस हमारे कवर हो गए। तो नंबर 10 पे ऑफेंस है कि अगर आप सेक्शन 175 सब सेक्शन 3 का अगर आपको नोटिस आए और अगर आप उसका रिप्लाई ना करो, तो वो चीज़ भी ऑफेंस कंसीडर की जाती है अंडर सेक्शन 191। अगेन सेम पेनल्टी, 1 साल कैद और फाइन या दोनों हो सकते हैं। अब सेक्शन 175 सब सेक्शन 3 का नोटिस क्या है? ये बेसिकली नोटिस टू इंटर प्रेमिसेस और सर्च का नोटिस है। ये बेसिकली इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से आता है, टैक्स पेयर को भी आ सकता है, किसी भी पर्सन को आ सकता है कि हमें फ़लाँ जगह पर जो है वो आप दाखिल होने दें, हमें वहाँ पर तलाशी करने दें। ये इस सिचुएशन में आता है कि साल के तौर पर किसी पर्सन के ऊपर होता है कि ये टैक्स की चोरी कर रहा है, इसने पैसे छुपाए हुए हैं, यहाँ है इसकी जायदाद है। अब जब इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता चलता है, तो उस जगह पर उसकी इंक्वायरी करने के लिए जैसे एक सर्च वारंट होता है, तो इस सर्च वारंट के लिए ये नोटिस भेजते हैं कि हमें यहाँ पर आने दें, और जिनको ये कहा जाता है ना, उनको वो उन पर ये ऑब्लिगेशन होती है कि अब वो ऑडिट करने में इनकी इनकम टैक्स अथॉरिटी की मदद करें, इन्हें इधर आने दें। और अगर कोई इस नोटिस मिलने के बावजूद भी, ये नोटिस मिलने के बावजूद इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, तो ये समझा जाएगा इसने ऑफेंस कमिट किया 191 के तहत। और जो पनिशमेंट आप देख सकते हैं इधर जो बताई हुई है, क्या इसे लग सकती है कि 1 साल की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। पनिशमेंट लगने के लिए ज़रूरी है इन सारे केसेस में, अभी तक हमने जो पढ़े कि ये सारे नोटिस जो हैं इनका जवाब आप बगैर किसी वैलिड एक्सक्यूज़ के आप ना इनको कंप्लाई करें, उनका जवाब ना दें। अगर आपके पास नोटिस का जवाब ना देने के पीछे कोई वैलिड रीज़न है, तो वो फिर आप पे बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा, आप साबित करें तभी आप पेनल्टी से बच सकते हैं, अदरवाइज़ तो फिर आप फंसेंगे ही। अब सेक्शन 11, सॉरी सेक्शन 11 नहीं, ऑफेंस नंबर 11, यानी कि 11वें नंबर का जो ऑफेंस है अब इस ऑर्डिनेंस के अंदर, इन रेलिवेंट सेक्शन के अंदर, वो क्या है? वो ये है कि अगर जो आप पर चैप्टर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 10 के पार्ट 5 के अंदर जो ऑब्लिगेशन लगी है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 12 के अंदर जो आप पर ऑब्लिगेशन है, अगर आप उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करते, तो वो चीज़ ऑफेंस कंसीडर की जाएगी। वो ये ऑब्लिगेशन बेसिकली यही है कि आपने विद होल्डिंग टैक्स की कलेक्शन और डिटेक्शन करनी है, और वही विद होल्डिंग टैक्स आगे फिर टैक्स ये यहाँ पर मुझसे गलती से लिखा हो गया कि विद होल्डिंग टैक्स टैक्स पेयर को ही पे करना है, बेसिकली टैक्स पेयर टैक्स अथॉरिटी को पे करना है। टैक्स पेयर से ही विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करके उसको ही पे कर देंगे, तो फिर फ़ायदा क्या? तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन में बेसिकली यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई टाइपिंग की,
कि ऑब्लिगेशन ये है इन रेलेवेंट पार्ट्स के अंदर कि आपने विद होल्डिंग टैक्स को कलेक्ट या डिटेक्ट करना है, और फिर वही विद होल्डिंग टैक्स आगे आपने टैक्स अथॉरिटी को पे करना है। यानी कि अगर आप अपना विद होल्डिंग टैक्स एजेंट डिटेक्ट या कलेक्ट नहीं करता और आगे टैक्स पेयर अथॉरिटी को पे नहीं करता, तो वो चीज़ भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 191 ऑफेंस कंसीडर की जाएगी, और उसकी पेनल्टी जो है बगैर किसी वैलिड एक्सक्यूज़ के अगर वो डायरेक्ट नहीं करता तो पेनल्टी समझी जाएगी, और 1 साल की कैद और जुर्माना दोनों से सज़ा में हो सकती हैं। अब विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है वो तो हम लोग कवर कर चुके हैं। विद होल्डिंग टैक्स एजेंट क्या होता है, बेसिकली वो पर्सन जिसने विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन और कलेक्शन करनी होती है, वो विद होल्डिंग टैक्स होता है, विद होल्डिंग टैक्स एजेंट होता है। तो आई होप ये 11 ऑफेंस तो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है 12 नंबर पे जो ऑफेंस है वो ये है कि अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस बैंक अकाउंट अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, अपनी अपडेटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में और वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं करता। रजिस्ट्रे मसाल की ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एन टी एन बनाया, वहाँ एन टी एन ही बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 181 के तहत। आपने उस टाइम अपना बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट जो है वो शो नहीं किया, या फिर आपने एन टी एन बनाया था उस टाइम शो नहीं किया, बाद में फिर आपने मॉडिफिकेशन फॉर्म ओपन किया, उसमें अपडेटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी अगर आपने शो नहीं किया तो, या फिर आपने इन दोनों में नहीं किया, अब आपके पास मौका था एन टी एन बनाने के बाद, आप रिटर्न जमा करवाने आए 114 के तहत, आपने अपनी रिटर्न के अंदर भी अपना बैंक अकाउंट शो नहीं किया, और रिटर्न के साथ ही चूँकि वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवानी होती है, 116 की स्टेटमेंट 114 वाली के साथ ही जमा करवानी होती है, आपने इन तीनों में नहीं किया, आपने वेल्थ स्टेटमेंट में भी अपना अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट शो नहीं किया। तो अब इस सिचुएशन में अगर आप अपना बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट शो नहीं करते, तो वो चीज़ भी ऑफेंस कंसीडर की जाती है सेक्शन 191 के तहत, और इसकी भी मैक्सिमम 1 साल की कैद है आपको, और जुर्माना हो सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल ऑफेंस नंबर 1 टू 12 तक जितने भी ऑफेंस थे, उन तमाम ऑफेंसेस से जो रेलेवेंट सेक्शन था वो सेक्शन 191 के अंदर थे, और सज़ा जो है वो उन सब के अंदर एक ही थी, 1 साल की कैद थी और जुर्माना थी, या दोनों हो सकती थी। अब नेक्स्ट जो है वो ऑफेंस नंबर 13 है, जो कि है तो सेक्शन 191 के अंदर ही कवर हुआ है, लेकिन सेक्शन 191 के सब सेक्शन 2 के तहत ये चीज़ ऑफेंस है। तो आप ये कह सकते हो कि सेक्शन 191 के अंदर ही टोटल 28 ऑफेंसेस जो इस चैप्टर, इस पार्ट के अंदर कवर किए गए थे, उसमें से 13 ऑफेंसेस तो सेक्शन 191 के अंदर ही थे। सो लास्ट ऑफेंस जो है वो सेक्शन 191 के अंदर जो कवर किया गया है, सेक्शन 191 के सब सेक्शन 2 के तहत जो ऑफेंस है वो ये है कि अगर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन जो है वो 114(4) के 114(4)(3) या 116(1) का, जो कि पहले कवर हो चुका है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि नोटिस क्या, कौन से नोटिस हैं, इन नोटिस का जवाब नहीं देता उस टाइम लिमिट के अंदर जो कि कोर्ट डिसाइड करती है। तो अब इस सिचुएशन में समझा जाएगा कि इस पर्सन ने सेक्शन 191 के सब सेक्शन 2 का तहत ऑफेंस कमिट किया, और इसको जो सज़ा हो सकती है वो 50,000 रुपये जुर्माना है और 2 साल की कैद हो सकती है, या दोनों हो सकती हैं। ये बेसिकली होता ये है कि सेक्शन 191 के तहत ही आपको इनका नोटिस आते हैं, और आप जो है ना इन नोटिस का जवाब नहीं देते। तो पहले केस में तो आपको जो है वो 1 साल की कैद और जुर्माना हो सकता था। अब आपको जब ये पता चलता है कि आपको ये पेनल्टी लग गई है, आप वो मैटर कोर्ट में ले जाते हो। कोर्ट फिर आपको भी यही कहता है कि आप ठीक है नोटिस का जवाब दें। फिर कोर्ट आपको एक टाइम लिमिट भी दे देता है, लेकिन आप अगेन उस टाइम लिमिट में भी अगर इन नोटिस का जवाब नहीं देते, तो वो फिर वो डबल ऑफेंस की कैटेगरी में चली जाएगी, और जहाँ पर पहले आपको 1 साल की कैद और जुर्माना था, वही अब आपको 50,000 रुपये जुर्माना और 2 साल की कैद या दोनों हो सकती हैं। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो सेक्शन 191 के अंदर हमने देखा कि तकरीबन 13 टाइप ऑफ ऑफेंसेस जो इस पोर्शन के अंदर 28 ऑफेंसेस है, उसमें से 13 ऑफेंस तो सेक्शन 191 के अंदर ही थे, जिसमें से जो पहले 12 ऑफेंसेस थे उनके अंदर सेम पनिशमेंट थी, और जो 30 नंबर का ऑफेंस है उसके अंदर डिफरेंट पनिशमेंट हो गई। अब आगे जितने भी ऑफेंस हैं उनको वो भी सिंपल ही हैं, इतने कोई मुश्किल नहीं है। तो सेक्शन 40 नंबर का जो ऑफेंस है वो ये है कि अगर आप अपनी रिटर्न जमा करवाते हुए या कोई फेक एंट्री कर देते हो, ये है कि मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन रिटर्न और डॉक्यूमेंट एट अ टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। मिसाल के तौर पर ये वो यही कह रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न सबमिट करवा रहे थे,
रिटर्न सबमिट करवाते साथ में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह थे, और उस रिटर्न के अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों ने कोई फेक एंट्री कर दी। ये बेसिकली जो रिटर्न होती है, एक तरह की डिक्लेरेशन होती है। जिस टाइम हम लोग इसे सबमिट कर रहे होते हैं तो लास्ट में हमसे पूछते हैं कि ये आप सब चीज़ें वेरीफाई करते हो डेपोनेंट से कि ये जो जो आपने एंट्री की है ठीक की है। तो ये बेसिकली सेक्शन 191 ये कह रहा है कि अगर आप लोग अपनी रिटर्न जमा करवाते हुए या रिटर्न के अंदर कोई डॉक्यूमेंट साथ आप लोग सबमिट करवा रहे थे, उस दौरान आपने कोई फेक एंट्री कर दी, तो वो समझा जाएगा कि आपने ऑफेंस कमिट किया है सेक्शन 192 के तहत। और आपको जो सज़ा हो सकती है इस केस के अंदर, वो मैक्सिमम 1 लाख जुर्माना हो सकता है और मैक्सिमम 3 साल की कैद हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। ये सज़ा लगने के लिए ज़रूरी है, जो कंडीशन पूरी होना ज़रूरी है आपको पेनलाइज़ करने के लिए, ये है कि ये जो आप एंट्री कर रहे हो, स्टेटमेंट कर रहे हो, फ़ॉल्स होनी चाहिए, फ़ेक होनी चाहिए, और डेपोनेंट को, यानी जो बच्चा वेरीफ़ाई कर रहा है, उसको नॉलेज हो कि ये चीज़ फ़ेक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि सेक्शन 192 का जो ऑफेंस है ना, सेक्शन 195 जब हम आगे पढ़ेंगे तो आएगा, उसके साथ कंफ्यूजिंग है ये। इसलिए पहले इसका कंसेप्ट यहाँ से समझ कर जाते हैं ताकि वहाँ पर जाकर मसला ना हो। तो ये बेसिकली इसको एग्जांपल से समझते हैं कि आप एक आप रिटर्न जमा करवा रहे हो, और रिटर्न आप जो है वो सबमिट करवा रहे हो, बिज़नेस रिटर्न, और आपका जो है एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, लेकिन आप अपने कुछ ना फेक एंट्री, नहीं, नहीं, मिसाल लेते हैं कि आप एक रिटर्न सबमिट करवा रहे हो और आपके पास जो है कोई चीज़ है ही नहीं, कोई एसेट है ही नहीं ऐसा, और आप उसे अपने एसेट में डिक्लेयर कर देते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई कैटल्स वगैरह नहीं है, आपके पास कोई गोल्ड वगैरह नहीं है, लेकिन आप अपने प्रीशियस पोसेशन में और एग्रीकल्चरल एसेट्स में जाके लिख देते हो कि मेरे पास इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, मेरे पास इतना सोना है। इसी तरह जो है वो आपको पता है कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है, तो आप जाके लिख देते हो कि मेरी एग्रीकल्चरल इनकम इतनी है। आप फेक एंट्री कर देते हो, जो सिरे से ही जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चीज़ आपने एंट्री कर दी। अब ऐसी जो है वो फेक एंट्री अगर आप करोगे अपनी रिटर्न जमा करवाते वक़्त, तो और उसके बारे में आपको नॉलेज भी होगी कि फेक एंट्री है और वो एंट्री फेक होगी, तो इस सिचुएशन में जो कि इंटेंशनल बेस एक्शन होगा, तो इसमें आपको कह रहे हैं कि 1 लाख जुर्माना हो सकता है आपको इस कंसीक्वेंस में इसके, और मैक्सिमम 3 साल की कैद हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। आई होप ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। अब जो नंबर 15 का ऑफेंस है, वो ये है कि अगर आप कंसीलमेंट ऑफ इनकम एंड फर्निश द इनएक्यूरेट पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम, यानी अगर आप इनकम को छुपाते हो या इनकम नहीं छुपा रहे लेकिन उसकी सही डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो चीज़ ऑफेंस है, वो चीज़ ऑफेंस है। और इसकी सेक्शन 192 ए के तहत, और इसकी सिचुएशन में आपको जो है वो जुर्माना हो सकता है और मैक्सिमम 2 साल की कैद हो सकती है, ये दोनों हो सकती हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को पेनलाइज़ करने के लिए, यानी कंसीलमेंट और इनकम फर्निश इनएक्यूरेट पार्टिकुलर इनकम को ऑफेंस डिक्लेयर करने के लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। एक कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो आप कंसीलमेंट ऑफ इनकम कर रहे हैं, उसका जो रेवेन्यू इम्पैक्ट हो, वो तकरीबन 5 लाख या उससे ज़्यादा हो। यानी कि जितना आप घपला कर रहे हो इनकम का, जिस इनकम को आप छुपा रहे हो, उसकी लिमिट जो है, वो जो इनकम आप छुपा रहे हो, उसकी लिमिट जो है वो 5 लाख हो या उससे ज़्यादा हो। तभी ये चीज़ ऑफेंस कंसीडर की जाएगी सेक्शन 192 ए के तहत, और जो यहाँ पर सज़ा आपको शो हो रही है, ये इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक पर्सन की का सोर्स ऑफ इनकम बिज़नेस है। अब उस पर्सन को पता है कि 6 लाख पे जो है वो इनकम एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है बिज़नेस की। तो वो क्या करता है, वो अपनी पूरी, और उसकी पूरी बिज़नेस इनकम जो है वो अ, 8 लाख है, या समझ लें 12 लाख, समझ लें 10 लाख है, 6 लाख नहीं है। वो अपनी 6 लाख इनकम शो करता है और 4 लाख की इनकम अपनी छुपा लेता है। अब और इसके लिए जो एंट्री वो सही डिटेल प्रोवाइड नहीं करता, यानी इनएक्यूरेट पार्टिकल अपनी इनकम के प्रोवाइड करता है। तो अब इस सिचुएशन में उसने अपनी, नहीं, इस सिचुएशन में तो ये लायबिलिटी नहीं बनेगी। 11 लाख थी उसकी इनकम और उसने 6 लाख शो की। इसके एग्जांपल को इस तरह लेते हैं कि उसकी 11 लाख इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम उसका बिज़नेस था, और उसने क्या किया, उसने 6 लाख शो किए, उसे पता था कि ये इनकम एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है, और ऊपर के 5 लाख उसने अपने शो ही नहीं किए। तो अब इस सिचुएशन के अंदर जो इसने रेवेन्यू इम्पैक्ट था इसकी कंसीलमेंट का, वो तकरीबन ऊपर 5 लाख का ही था। तो ये समझा जाएगा कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया।
या फिर आप ये समझ लें कि एक पर्सन ने सिरे से ही अपनी कोई इनकम थी, एक तो आप समझ लेना कि उसकी बिज़नेस एक तो उसका सोर्स ऑफ इनकम बिज़नेस था, उधर से इसको पैसे आ रहे थे, दूसरा उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम था, उसे रेंट से भी आ रहे थे और कोई दूसरे सोर्सेज़ से भी उसको पैसे आ रहे थे, कोई सर्विस बेस भी वो काम कर रहा था। उसने अपनी 1-2 इनकम तो शो कर दी और कुछ इनकम उसने अपनी शो नहीं की, और जो इनकम उसने अपनी शो नहीं की, उसकी अमाउंट भी 5 लाख या उससे ज़्यादा की बन रही थी। तो अब भी समझा जाएगा कि इस पर्सन ने ये सेक्शन 192 ए का ऑफेंस कमिट किया। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ऑफेंस नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो ये इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन अपना ऑफशोर एसेट छुपाता है, यानी उसका कोई गैर मुल्की असासा है उसको छुपाता है, या फिर छुपाता नहीं है तो उसकी इनएक्यूरेट पार्टिकल मतलब उसकी सही डिटेल प्रोवाइड नहीं करता। और अब ये जो कंसीलमेंट है, ये जो कंसीलमेंट है, ये मतलब जो आप छुपा रहे हो, इसकी जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है वो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये समझा जाएगा कि आपने सेक्शन 192 बी का ऑफेंस कमिट किया, और इस सिचुएशन में आपको जो है वो पेनल्टी लग सकती है, मैक्सिमम 3 साल की कैद लग सकती है आपको, और 5 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब जो कि इसको एग्जांपल समझते हैं कि मिसाल के तौर पर सेक्शन 116 के ए के तहत अगर किसी टैक्स पेयर की कोई गैर मुल्की सासाजात होते हैं तो उसने उसकी डिटेल वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, ताकि जो उस पर टैक्स लगता है वो भी उसे पे करना है, तो उस पर जो लायबिलिटी है वो पे करे। अब मिसाल ले लेंगे, एक पर्सन के पास जो है वो कोई गैर मुल्की सासाजात थे, उसने उसको वो शो नहीं किया, या शो किया है। ये तो बहुत बुरी बात है। तो हम आंटी का फोन आ रहा है, अगर मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं की करा मैं इधर को पता नहीं। तो एग्जांपल शायद हम लोग कर रहे थे, तो उसमें ये था कि अगर कोई पर्सन उसके ऊपर कोई गैर मुल्की सासाजात थे वो अपने सही से डिक्लेयर नहीं करता ताकि वो टैक्स से बच सके, और जितना वो उसने जो अमाउंट डिक्लेयर नहीं की उसका इम्पैक्ट ये बना कि जितनी उसने कंसीलमेंट की थी वो 1 करोड़ से ज़्यादा थी, 1 करोड़ थी। तो अब इस सिचुएशन में समझा जाएगा कि उसने यही ऑफेंस कमिट किया सेक्शन 192 के बी का, और फिर अब उसको 5 लाख का जुर्माना हो सकता है, 3 साल की कैद हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। अब है नेक्स्ट ऑफेंस नंबर 17, जो कि डील करता है इससे कि अगर आपके ऊपर कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की ऑब्लिगेशन थी और आप उसको जानते बूझते हुए वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखते, तो अब इस सिचुएशन में इस ऑफेंस को होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो आपकी मेंटेनेंस है, जो फेलियर है, वो इंटेंशनल हो, और जानते बूझते अगर अब आपने मेंटेन नहीं किया तो ये समझा जाएगा सेक्शन 193 ए के तहत कि आपने ऑफेंस कमिट किया है। यहाँ पर आपको 2 साल की कैद हो सकती है, 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब ऑफेंस नंबर 18 है, वो ये है कि यही अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करने की आप पर ऑब्लिगेशन थी कि आप नहीं मेंटेन करते, लेकिन अब आपने इंटेंशनली नहीं किया, या तो आपसे नेग्लिजेंस में हो गया है या अनइंटेंशनली हो गया है, तो ये समझा जाएगा कि आपने जो है वो सेक्शन 193 बी का ऑफेंस कमिट किया है, और 5,000 रुपये का आपको जुर्माना हो सकता है। रिकॉर्ड मेंटेन यहाँ पर यही है कि अपनी जो है वो बुक ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने मेंटेन करके रखनी है, लेकिन ताकि अगर ऑडिट वगैरह हो तो वो हो सके, असिस्टेंस मिल सके। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड अपना सही से मेंटेन नहीं कर रखता, तो इस सिचुएशन में अगर तो वो इंटेंशनली होगा तो 193 ए के तहत जो पेनल्टी है वो लग जाएगी, और अगर अनइंटेंशनली होगा यानी नेग्लिजेंस में होगा तो 193 बी सेक्शन के तहत जो पेनल्टी है वो लग जाएगी। अब ऑफेंस नंबर 19 है, वो ये है कि अगर कोई पर्सन एन नेशनल टैक्स नंबर का इम्प्रॉपर यूज़ करता है, तो इस सिचुएशन में समझा जाएगा कि उसने सेक्शन 194 के तहत ऑफेंस कमिट किया, और ये यूज़ जो है वो इंटेंशनली भी हो सकता है, नेग्लिजेंस में भी हो सकता है। तो ये इस सिचुएशन में अब आपको पेनल्टी जो है 50,000 रुपये जुर्माना, 2 साल की कैद, और दोनों हो सकती हैं। अब इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एनटीएन बेसिकली है क्या? ये यहाँ पर ये है कि आप जो है वो किसी और पर्सन का या तो आप कोई कह रहे हैं कि फेक एनटीएन इस्तेमाल कर रहे हो जो कि आपका ना हो। एनटीएन बेसिकली सीएनआईसी नंबर ही एनटीएन नंबर होता है। यहाँ पर फेक ये है कि आपका वो सीएनआईसी नंबर हो ही ना, या आप किसी और पर्सन का सीएनआईसी पर आपने एनटीएन बनाया हुआ, आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एनटीएन कहलाता है।
अब अगर ऐसा आपने इंटेंशनली किया है या नेग्लिजेंस में किया है, ये चीज़ जो है वो सेक्शन 194 के तहत ऑफेंस कंसीडर की जाएगी। 5 से 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है, 2 साल की कैद हो सकती है, दोनों हो सकती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक पर्सन ने किसी पर्सन का सीएनआईसी लिया हुआ है, उसका उसने एनटीएन वहाँ से बनाया हुआ है। उसके नाम पे उसने कंपनी रजिस्टर की हुई है और अब अपना जो भी उसका ब्लैक उसके पास पैसा आता है ना, वो उसका उधर शो कर देता है उसके अकाउंट में कि ये तो इसका कारोबार है वगैरह, और बाकी फ़ायदा जो है वो इस तरह खुद उठा रहा है क्योंकि उसके, और वहाँ से उस पर्सन का खुद वो वहाँ पर बेनिफिशियरी बना हुआ है। तो इस तरह अपने वाइट पैसों ब्लैक पैसों को वाइट करके करता है। और अब यानी इसने इस तरह ये हरकत की हुई है कि अगर कोई बड़ी-बड़ी ट्रांज़ैक्शन समझ लें उसके नाम पे कर रहा है, उसके एनटीएन से कर रहा है। यानी कि अगर कोई फँसेगा तो उसे ये है कि कोई ऑडिट का नोटिस आएगा टैक्स पेयर अथॉरिटी की तरफ से, या कोई भी नोटिस आएगा तो ब्लेम इसी पर्सन पर आएगा और इस पर्सन पर तो नहीं आएगा। तो ये एक तरह से इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एनटीएन की कैटेगरी में आता है। अब है ऑफेंस नंबर 20, जो कि डील करता है मेकिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट अबाउट मटेरियल पार्टिकुलर टू इनकम टैक्स अथॉरिटी विद इंटेंशन एंड अंडर नेग्लिजेंस। यानी ये कि आप जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को कोई फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट देते हो, और ये जो आप दे रहे हो फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ये इंटेंशनली है या नेग्लिजेंस है में दे रहे हो। तो अब इस सिचुएशन में समझा जाएगा कि आपने 195 का ऑफेंस कमिट किया है, जुर्माना हो सकता है। इस सिचुएशन में आपको 2 साल की कैद हो सकती है और दोनों हो सकती हैं। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका जो दूसरा ऑफेंस है वो भी पहले कर लें कि अगर आप जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को कोई फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हो किसी मटेरियल पार्ट के मतलब, लेकिन इंटेंशनली नहीं दे रहे, बगैर नेग्लिजेंस में भी नहीं दे रहे, तो अब इस सिचुएशन में आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ जुर्माना हो सकता है सेक्शन 195 के तहत। अब चूँकि मैंने कहा था कि सेक्शन 195 आगे 192 के साथ जो है वो कंफ्यूज करने वाला है। तो 192 का हम लोगों में फ़र्क, और इसमें फ़र्क ये है कि सेक्शन 192 बेसिकली इस बात चीज़ से डील कर रहा था कि अगर आप कोई ऐसी फेक एंट्री कर रहे हैं जो कि सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती, और सेक्शन 195 ये है कि आप एंट्री तो कर रहे हो कोई ऐसी, या कोई इन्फॉर्मेशन छुपा तो रहे हो, लेकिन इस वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है जिसके हवाले से आप गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हो, या कोई चीज़ आप उसमें से नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हो, वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, टोटल फेक नहीं है आपकी। मिसाल के तौर पर वो यही ले लें कि आपकी जो है बिज़नेस इनकम है इतनी, और आप बिज़नेस इनकम आपकी 12 लाख की है, आप टैक्स से बचने के लिए कहते हो कि 6 लाख है, कि 6 लाख पे एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स है। तो आप फ़ास्ट स्टेटमेंट बता रहे हो और उसके लिए आप अपने कोई बुक ऑफ अकाउंट भी छुपा देते हो ताकि आपकी जो टर्नओवर है, रिसिप्ट है, वो नहीं आप दिखा रहे। तो इसका मतलब आप मिसलीडिंग भी कर रहे हो। तो वो बेसिकली ये है कि आप कोई चीज़ एक्सिस्ट तो करती है, लेकिन आप उसके हवाले से गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मिसलीडिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। सेक्शन 195 इससे डील करता है, जो कि अब यहाँ पर आपका जो है वो चीज़ एग्जिस्ट तो करती है, इसलिए उसके हवाले से आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए आपको देख सकते हैं कि जुर्माना कैद भी 2 साल की और जुर्माना है। जबकि 192 के अंदर जो चीज़ सिरे से एग्जिस्ट नहीं करती थी, आप उसके मतलब ही गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ पर सज़ा भी ज़्यादा थी, 3 साल की थी और 1 लाख जुर्माना था, और दोनों हो सकती थी। आई होप ये दोनों का पॉइंट जो अब फ़र्क है इनके अंदर पता चल गया होगा। अब 22 नंबर पे जो ऑफेंस है वो ये है कि अगर आपको 116 ए सबसेक्शन 2 का नोटिस आता है और आप उसका जवाब नहीं देते, बगैर किसी रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के, तो अब इस सिचुएशन में आपको 1 साल की कैद हो सकती है और 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, और दोनों हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब 116 ए सबसेक्शन 2 का नोटिस किस चीज़ के हवाले से है, इसको कवर कर लेते हैं। ये इस चीज़ के हवाले से है कि आप ये इस चीज़ के हवाले से है कि एक ना ये आता है फॉरेन वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से टैक्स पेयर को। इसमें होता ये है कि 116 ए सबसेक्शन 1 का नोटिस का तो आता है ना बंदे को कि अगर आपके पास कोई गैर मुल्की साझात है तो आप उसके बारे में जवाब दें। लेकिन अगर कोई पर्सन उस नोटिस का 116 ए के सबसेक्शन 1 के नोटिस का जवाब नहीं देता, तो अब इस सिचुएशन में फिर उसे दूसरा नोटिस आता है, वो ये नोटिस होता है 116 ए सबसेक्शन 2 का, कि आप इस नोटिस का जवाब दें। अब अगर आप फिर भी जवाब नहीं देते, तो अब इस सिचुएशन में जो पेनल्टी आपको शो हो रही है आपको लग सकती है।
अब सेक्शन 195 ए तो हो गया। अब इसके बाद जो 23 नंबर का ऑफेंस है ना 195 बी के तहत, वो ऊपर वाले के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये है ऑफशोर टैक्स एवेजन, एनेबल ऑफ ऑफशोर टैक्स एवेजन भी ऑफेंस है। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई किसी के गैर मुल्की असासा जात हैं और कोई पर्सन उसको मदद कर रहा है कि उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो पर्सन टैक्स ना पे करे। यानी आप ये कह सकते हो कि किसी पर्सन को 116 ए 2 का नोटिस आया और उसने खुद तो उसका जवाब दिया नहीं। अगर किसी पर्सन ने उसकी मदद की कि भाई तुम ये कर लो, कि जिसके नतीजे में तुम्हें जो है वो इस नोटिस तुम्हारा जो बाहर के मुल्क की जायदाद पर टैक्स बनता था ना, वो तुम्हें पे करना ही नहीं पड़ेगा। उसने उसे कोई प्लान बना कर दे दिया कि तुम कोई ऐसी फेक एंट्री, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन शो कर दो जिसकी वजह से तुम्हारा अगर जो टैक्स तुम्हें 116 ए 2 सबसेक्शन का नोटिस आया है तो है, अब तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, वो तुम्हें अब टैक्स पे करना ही ना पड़े। तो अगर कोई पर्सन, किसी पर्सन के जो उसके गैर मुल्की सासाजात पर टैक्स बनता है उसको बचाने के लिए उसकी मदद करेगा, तो ये 195 बी के तहत ऑफेंस कंसीडर की जाएगी और यहाँ पर आपको 50 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है और 7 साल की कैद हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। लेकिन इस पर्सन के ऊपर ये लाइबिलिटी लगने के लिए ज़रूरी है कि ये जो उसका गैर मुल्की टैक्स जो बन रहा है उसको बचाने का पॉसिबिलिटी हुई इस अनेबलर की एडवाइस पे और इसकी गाइडलाइन पे हुई हो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसकी गैर मुल्की सासा जात थे, उसका टैक्स बनता था कोई 50 लाख रुपए उसका टैक्स बनता था उसके ऊपर। उसको नोटिस आ गया इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से यही 116 सेक्शन 116 ए सबसेक्शन 1 का। उसने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया। फिर उसे 116 ए सबसेक्शन 2 का नोटिस आ गया। उसने अब जो है वो किसी से असिस्टेंस ली कि अब मिसाल ले लेंगे, उसने किसी टैक्स कंसल्टेंट से ही असिस्टेंस ले ली, क्योंकि इतने के टैक्स से बचने के लिए किस बंदे को ज़्यादा पता होगा कि किस तरह आप बच सकते हो। किसी वकील को ही पता हो सकता है, किसी टैक्स एक्सपर्ट को पता हो सकता है। तो उसने किसी टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लिया कि आप जो है ना मेरी मदद करें, या फिर किसी भी पर्सन से जिसे उसकी नॉलेज थी उसने उससे कंसल्ट कर लिया कि आप मेरी मदद करेंगे, मैं इससे किस तरह बचूँ, मैं टैक्स नहीं देना चाहता। तो उस पर्सन ने उससे कहा कि अच्छा तुम इस तरह करो कि तुम अपनी रिटर्न में एक ऐसी ट्रांजैक्शन शो करो जिसके अंदर तुमने ये शो करेंगे कि तुम्हारी जो ये गैर मुल्की सासाजात थे तुमने किसी प्रीवियस ईयर में सेल आउट कर दिए थे, और यहाँ से इस तरह तुमने पाकिस्तान में कोई जायदाद ली, और जायदाद भी तुमने कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी ले ली और वहाँ पर अब तुम्हारी ज़राअत वगैरह चल रही है, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी चल रही है, या तुमने वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए दे दी है, तुम उससे रेंट ले रहे हो। इस तरह की ट्रांजैक्शन हम शो कर देंगे। नहीं, ये उसे कह देगा कि ये तो तुम्हारी जो है वो हम उसे एग्रीकल्चरल इनकम बना देंगे, क्योंकि उसके वो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है। और इस तरह इसने रिटर्न पे शो कर दिया कि मैंने वो 50 लाख की जो मेरी जो बाहर प्रॉपर्टी थी उस पर जिस पर 50 लाख टैक्स बना था, वो तो मैंने किसी साल में बेच दी थी। उससे मैंने पाकिस्तान में एक ज़मीन ले ली, उसको मैंने आगे रेंट पे दे दिया, उस पर अब ज़राअत का काम चल रहा है। अब चूँकि वो एग्रीकल्चरल कैटेगरी में फ़ॉल कर गई है, उस पर टैक्स नहीं लगता। इस तरह जब वो जायदाद ही नहीं रही, तो मसला ही ख़त्म हो गया, तो कहता है मुझ पे टैक्स बनता ही नहीं है। अब होता ये है कि इसने इस तरह का नोटिस का जवाब वग़ैरह भी दे दिया, और जब उस टाइम तक तो सैटिस्फाई हो गया, बाद में उन्हें पता चलता है, उसके खिलाफ इंक्वायरी करते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी की, इसने फेक एंट्री की, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो अब ये बंदा अब तो फँसेगा ही 195 ए के तहत। जिस पर्सन ने इसकी मदद की होगी वो 195 बी के तहत लायबल हो जाएगा। आई होप ये एग्जाम्पल से अभी दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब ऑफेंस नंबर 24 है। ये है कि अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स अथॉरिटी को उसके फंक्शन को डिस्चार्ज करने में कोई किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, तो अब इस सिचुएशन में भी इसको जुर्माना, 1 साल की कैद और दोनों हो सकते हैं। इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे पहली वाली एग्जाम्पल ही थी जो हमने ली, उसी में करते हैं कि अब एक तरह से देखा जाए तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को जो अनेबलर है उसको उसकी फंक्शन थे जो इसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लेना था, उसको डिस्चार्ज करने में इसने उसको मैनिपुलेट किया, उसकी मदद की, तो इसने इसे ऑब्स्ट्रक्शन ही क्रिएट की, तो ये ऑफेंस भी उस पर्सन पर लग जाएगा। या आप ये कह लें कि अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से 175 का नोटिस आया था कि हमने इंक्वायरी करनी है, ऑडिट करने के लिए हमें ज़रूरी है, आप हमारी मदद करें, कोई उन्हें अंदर नहीं आने देता, उन्हें ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है उनकी एक्शन को परफॉर्म करने से, तो उस पर्सन के ऊपर भी ये वाली लाइबिलिटी लग जाएगी। अब है ऑफेंस नंबर 25, जो कि डील करता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दो, पर्पस क्या होता है प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का, कि आप उसे अटैच होने से बचाना चाहते हो, तो वो भी जो है वो ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा सेक्शन 197 के तहत, और यहाँ पर जो है वो आपको 1 लाख का जुर्माना और 3 साल की कैद और दोनों हो सकते हैं।
अब इस ऑफेंस को ट्रैक करने के लिए कुछ एसेंशियल का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1 तो ये कि ये जो डिस्पोज़ल ऑफ प्रॉपर्टी है ये ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी की तरफ से हुई हो या उस पर्सन की तरफ से हुई हो जो उसके बिहाफ़ पे काम कर रहा था, जैसे कि पोसेसर वगैरह, बेनिफिशियरी हो गया। दूसरा एसेंशियल ये है कि ये जो डिस्पोज़ल है ये मॉर्गेज की फ़ॉर्म में होनी चाहिए, सेल की फ़ॉर्म में होनी चाहिए, लीज़, चार्ज और अदरवाइज़, यानी आपकी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है आप उसे मॉर्गेज पे रख दोगे। इसी तरह अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसे लीज़ पे दे दो, चार्ज पे दे दोगे, प्लेज कर दोगे, आप सेल कर दोगे। पर्पस इस डिस्पोज़ल का ये है, यानी कि जो आपका गिरवी रखने का और बेचने का ये है कि आप ये कह रहे हो कि हम अटैचमेंट से बचना चाहते हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें ये है पूरा होना चाहिए कि प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। तो बेसिकली ये है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज़ ऑफ से होने से प्रॉपर्टी को अटैच होने से बचाने के लिए डिस्पोज़ ऑफ करते हो इन 4 तरीकों से, जो कि मूवेबल भी हो सकती है, ओनर या ओनर के बराबर कोई भरोसा करता है, तो 97 का ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा और 1 लाख का जुर्माना, 3 साल की कैद और दोनों हो सकती हैं। अब 26 नंबर पे जो ऑफेंस है वो ये है कि अगर हाय 26 नंबर पे जो ऑफेंस है वो ये है कि अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट। मतलब पब्लिक सर्वेंट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देता है जिसकी उसको करने की अथॉरिटी नहीं थी, यानी उसका अल्ट्रा वायर एक्शन अगर परफॉर्म कर, यानी जिस चीज़ की अथॉरिटी नहीं थी, इसका मतलब उसने अल्ट्रा वायर एक्शन परफॉर्म किया। तो अब इस सिचुएशन में ये समझा जाएगा कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया है 198 के तहत। 5 लाख जुर्माना हो सकता है, 1 साल की कैद हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। अब ये ऑफेंस अट्रैक्ट होने के लिए क्या एसेंशियल पूरा ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन इसने डिस्क्लोज की है ना, वो सेक्शन 107 की सबसेक्शन 1B ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वायलेशन हो या सेक्शन 216 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वायलेशन हो। अब बेसिकली ये दोनों सेक्शन किस चीज़ से डील करते हैं, इनको भी कवर कर लेते हैं, मतलब इनका भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तो सेक्शन 107 सब सेक्शन 1B ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बेसिकली डील करता है इससे कि जो भी टैक्स ट्रीटी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन की होती है ना, वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंटल होती है। यानी अगर कोई भी पर्सन इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा तो ये समझा जाएगा कि उसने 198 का ऑफेंस कमिट किया। अब यानी पब्लिक सर्वेंट अगर डिस्क्लोज करेगा। और 216 जो है सेक्शन, वो बेसिकली डील करता है कि जब आप रिटर्न जमा करवा रहे हो तो उस रिटर्न में आप अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहे हो कि मेरी इतनी इनकम है, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे हो या कोई इंक्वायरी इसकी टैक्स पेयर अथॉरिटी की जो कानूनी कार्रवाई होती है उसमें कोई बंदा गवाही वगैरह दे रहा है, कोई गवाह आ रहा है, वो कोई स्टेटमेंट वगैरह दे रहा है, या जो भी इन्होंने टैक्स पेयर अथॉरिटी ने इंक्वायरी की होती है उस ऑडिट में जो उनको चीज़ें मिली हुई होती हैं, वो सारी चीज़ें ना कॉन्फिडेंटल होती हैं। अगर आप वो कुछ रिकॉर्ड रिकॉर्ड को, गवाहों की शहादतों को, टैक्स पेयर ने अपनी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की हुई है वो कॉन्फिडेंटल है। अगर कोई बगैर किसी उन्हें उन्हें डिस्क्लोज करता है कोई पब्लिक सर्वेंट बगैर अथॉरिटी के, तो ये चीज़ भी सेक्शन 216 की वायलेशन समझी जाती है, जो कि इसकी वायलेशन है तो इसको भी जो है वो 198 के तहत जो यहाँ पर फाइन और जुर्माना है वो उसे लग जाएगा। अब ऑफेंस नंबर 27 जो है वो ये है कि कोई भी ऑफेंस जो आरटीओ यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत पनिशेबल है, जो कि अभी तक हम लोगों ने 26 ऑफेंस पढ़े हैं कि इसमें पनिशेबल है। अगर कोई पर्सन इन ऑफेंस को करने में अबैटमेंट यानी मदद फ्राहम करेगा तो वो समझा जाएगा कि इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया 199 के तहत, और इस सिचुएशन में से 3 साल कैद और जुर्माना और दोनों हो सकते हैं। अब इसके लिए इस ऑफेंस को ट्रैक करने के लिए किस एसेंशियल का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1 तो है कि अबैटमेंट हो। अबैटमेंट में ये कि आप किसी तरह उसकी मदद करो, उसे एड प्रोवाइड करो, उसे असिस्ट करो, उसे इंसाइट करो, उसे एडवाइस वगैरह दो, उसे कोई मैप स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर दो। ये जो ऑफेंसेस ऑर्डिनेंस में बताए गए हैं उनको करने के लिए अगर आप किसी तरह भी इसको मदद फ्राहम करोगे और आपकी जो अबैटमेंट ये एक्शन है वो विलफुल होगा, तो ये समझा जाएगा कि 199 का आपने ऑफेंस कमिट किया है और आपको जुर्माना, 3 साल की कैद और दोनों हो सकते हैं। तो 28 नंबर का ऑफेंस वो ये है कि अगर ये जो भी ऑफेंसेस इस ऑर्डिनेंस के तहत पनिशेबल हैं, यानी जो भी हम लोगों ने 191 टू 199 कवर किए, अगर यही ऑफेंसेस अगर कोई कंपनी, और यहाँ पर एओपी भी लिखना था जो मैंने मेंशन ही किया, अगर ये कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन करती हैं तो वो भी जो है वो ऑफेंस कंसीडर किए जाएंगे। और पनिशमेंट इनको ये लगेगी कि जो भी ऑफेंस आप ये करेंगे, अगर ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम करेंगे या फिर ये किसी नोटिस का जवाब नहीं देंगे, तो जो उनकी पेनल्टी उन ऊपर हम लोगों ने कवर की है कि जो पनिशमेंट वहाँ थी ना, वो उसी रेलेवेंट प्रोविजन के मुताबिक उनको सज़ा मिलेगी। मतलब जितनी एक टैक्स पेयर इंडिविजुअल को सज़ा मिल रही थी, वही अगर कोई कंपनी या एओपी वही ऑफेंस कमिट करेंगे तो उन्हें भी उतनी ही सज़ा मिलेगी। और फिर इसी तरह जो उस ऑफेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स पूरी होना ज़रूरी थी,
वो भी अगर वो पूरी होंगी तो तभी वो लायबल टू पनिशमेंट होंगे। तो आई होप ये सारे ऑफेंसेस जो है वो कॉन्सेप्चुअल वाइज जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ये टोटल 28 टाइप ऑफ ऑफेंसेस जो हैं वो इस पार्ट के अंदर जो ऑफेंस से रिलेटेड पोर्शन थे वो कवर हुए थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अभी तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर जो है वो एंड कर देते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट इसका होगा उसमें हम लोग इन्हीं ऑफेंसेस को बेयर एक्ट से रीड करेंगे, यानी इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे, और फिर जो लास्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका प्रोसिक्यूशन का पोर्शन कवर करेंगे।